हम लोग हैं धनबाद के एकल अभियान के कार्यालय में। एकल अभियान का संभाग कार्यालय है, यहाँ से पूरे झारखंड प्रदेश का काम देखा जाता है। और हमारे बीच आयुष तिवारी जी हैं। आप एकल अभियान में कार्यकर्ता हैं, सक्रिय कार्यकर्ता हैं, और आपसे हम सब ये जानने आए हैं सेवा प्रकल्पों में आपका जो स्वावलंबन का कार्य है वो किस तरीके से आगे बढ़ता है। सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए। जी नमस्ते। मेरा नाम जैसे सौरभ जी बताया आयुष तिवारी है। वर्तमान में एकल अभियान के अंतर्गत जो युवा विभाग है उसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का दायित्व है। और अभी हम जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है उसके अंतर्गत आसनसोल के नजदीक एक माइंस है, तारा ईस्ट एंड तारा वेस्ट, वहीं पे सुरक्षा पदाधिकारी के रूप में वहां पे कार्यरत है। और इसके साथ साथ संगठन का कार्य जो है वो पूरे देश में देखते हैं। साथ में ये एकल अभियान के साथ जो गोग्राम योजना है विशेष तौर पे एकल अभियान का एक वर्टिकल है, उसको भी देखने का कार्य यहाँ पे करते हैं। 2015 में धनबाद में एकल अभियान का एक बड़ा कार्यक्रम हुआ है, इसका नाम था परिणाम कुंभ। उस कार्यक्रम में परम पूज्य सरसंघचालक मोहन जी भागवत, उसमें श्रद्धेय अशोक सिंघल जी विश्व हिंदू परिषद के हुआ, उसमें प्रवीण भाई तोगड़िया भी आए थे, और ऐसे देश और विदेश से भी, अमेरिका से भी ऐसे एकल अभियान से जुड़े बहुत लोग आए थे। तो उसमें एक व्यवस्था में हम लोगों को लगाया गया था, तो उसी व्यवस्था में रहे और एकल अभियान को उसमें थोड़ा बहुत जानने का अवसर प्राप्त हुआ। इसी के बीच माननीय श्याम जी का, उस समय तो केवल एकल को जाने थे, लेकिन जब बीटेक करके वापस धनबाद आए तो उसके बाद कहीं ना कहीं गौ सेवा में लगे हम लोग, और संघ के ही माध्यम से फिर से एकल से जुड़ा हुआ। शहर के शोर शराबों से दूर, जहाँ सभी संसाधन आपको एक जगह मिल जाते हैं, उसके बावजूद ये एकल परिवार गांव तक पहुंच रहा है और गांव में अपना कार्य जमीनी स्तर पर सक्रिय कर रहा है। तो लगभग किन गांवों में आपका कार्य अधिक परिणाम दे रहा है, और झारखंड भर में आपका कार्य कितने गांवों तक पहुंचा है? जैसा हम जानते हैं कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। ये जो एकल अभियान है इसी झारखंड से प्रारंभ हुआ, और झारखंड के भी धनबाद से प्रारंभ। धनबाद, झारखंड के जो धनबाद क्षेत्र की जो पूर्वी टुंडी और पश्चिमी टुंडी, इसी से एकल अभियान प्रारंभ हुआ। हम जैसे बताते हैं कि एकल अभियान राम जी की सेना है, और राम जी की सेना में वनवासी समाज को फोकस करते हुए 1989 में जब हम संघ का शताब्दी वर्ष मना रहे थे, तब हम लोगों ने संगठन तो खड़ा कर लिया था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विस्तार हुआ था, और 1989 में एक विचार आया कि हम क्या कर सकते हैं, डॉक्टर हेडगेवार को श्रद्धांजलि देने के लिए क्या कर सकते हैं। तो मूलतः जब तक वनवासी समाज स्वावलंबी नहीं होगा, स्वाभिमानी नहीं होता, तब तक डॉक्टर हेडगेवार को हम कैसे श्रद्धांजलि दे सकते थे। तो इसी निमित्त भावराव देवरस जी जो थे, वनवासी गांव के समग्र विकास के लिए, जिसको आप इंटीग्रल डेवलपमेंट ऑफ द विलेज बोलते हैं, उसके लिए हम लोगों ने फोकस किया। क्योंकि पहले तो गांव का बच्चा विद्यालय जाता ही नहीं था, तो उनको पहले विद्यालय से जोड़े हम लोगों ने शिक्षा से जोड़ा। अब बच्चे तो विद्यालय जाने लगे, लेकिन जो बड़े बच्चे थे, कक्षा 5 के ऊपर के बच्चे, गांव की महिलाएं, गांव का किसान क्या करेगा। तो ऐसे वनवासी समाज को स्वावलंबी और स्वाभिमानी बनाने के दृष्टि से हम लोगों ने, एकल अभियान ने गांव के समग्र विकास के लिए, ऐसे वनवासी गांव के समग्र विकास के लिए प्रयास किया, जिसमें जैविक खेती, जो गाय के गोबर से खेती प्रारंभ हुआ, वहां के बाद के टुंडी क्षेत्र से आज पूरे भारत में विस्तार हुआ। आज पूरे भारत में हम करीब 1 लाख एकल विद्यालय संचालन कर रहे हैं। 3 लाख ऐसे वनवासी गांव में हमारा सीधा प्रवेश है, जहां पे हम ऐसे कार्य कर रहे हैं, स्वावलंबन का कुछ कार्य कर रहे हैं, कहीं ग्रामोत्थान का कार्य कर रहा है, कहीं श्रीहरि का कार्य चल रहा है। ऐसे पूरे भारत के 3 लाख वनवासी गांव में एकल अभियान कार्यरत है। एकल अभियान के अंतर्गत में युवाओं का भी एक बड़ा कार्य है, और शहर की जो सबरी बस्तियां हैं, जो आसपास के जो छोटे छोटे गांव हैं, उस पर हमारे युवा कार्य करते हैं। जो समिति के लोग हैं, जो शहर में रहते हैं, जो स्कूल में पढ़ते हैं, जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, वो अपने कार्य क्षेत्र को ऐसा आसपास की बस्तियों को बनाए। धनबाद की जो ढांगी बस्ती, इसको मुख्य रूप से हम लोग केंद्र बिंदु बना करके गोग्राम योजना का, एकल गोग्राम योजना का हम लोग वहां पे केंद्र बिंदु बनाते हुए वहां पे एक सेंटर बनाए, वहां हम लोग एक मशीन लगाए, और वहां की बहनें स्वावलंबी हो, इस दृष्टि से हम वहां पे ढांगी गांव में कार्य करते हैं। और आसपास के उससे जोड़ के बहुत सारे ऐसे सबरी बस्ती है जहाँ पे कार्य संचालित है। वो ऐसे समाज को कठोर से कठोर दंड देते हैं, अर्थात जो समाज इतिहास को
याद नहीं रखता है और इतिहास को समझ के कार्य नहीं करता है, उसको समाज भी छोड़ता नहीं है, समाज भी उसको कठोर से कठोर दंड देता है। जैसे पूर्व में हम लोग जान रहे थे कि भारत आजाद ही था, लेकिन बाहर से आक्रांता आए, देश में वो आक्रमण किए, हमारे वीर सपूत लड़े समय समय पे, लेकिन जब समाज एकत्रित नहीं होता है तो उसका जो दंड है वो पूरे समाज को भोगना होता है। यही जो पंक्ति था ये मुझे भी एकल से और करीब लाए, और फिर धीरे धीरे एकल के कार्यों में हम लोग लगते रहे, क्योंकि ये कार्य राम जी का कार्य है। जैसे कि हम देवाक्य में भी देखते हैं कि हम राम जी की सेना बनकर देश में राम राज्य लाएंगे, अर्थात हम ये बात करते हैं कि हम देश में राम जी की सेना बनाएंगे। और राम जी की सेना कौन है? तो समाज का जो सबसे अंतिम व्यक्ति है, अर्थात हमारे वनवासी भाई, जिसको अभी मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन में आप लोग SC ST समाज कहते हैं, हम नहीं कहते हैं, लेकिन अब क्योंकि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम कहते हैं, तो हम वनवासी समाज उनको कहते हैं जो वनवास में रहते हैं, जिसके लिए राम जी ने भी 14 वर्षों का वनवास किया और 13 साल पूरा, उस 14 साल में 13 साल केवल और केवल ऐसे वनवासी भाइयों का संगठन किया। यही एकल का भी कार्य है, इसलिए एकल से जुड़ने का हमको अवसर प्राप्त हुआ और मन किया। हांडी गांव की जो महिलाएं हैं जी, वो जो गौ माता का गोबर है, उस गोबर के को कैसे उपयोग करती हैं कि उससे वो दिया, धूपबत्ती, मूर्तियां बनाती हैं और खुद को 100 लोग भी बना रही हैं। पहले तो क्या है कि गांव में जो गाय होती है, जो देसी गाय होती है या गौवंश होते हैं, उनके गोबर को हम एकत्रित करते हैं और किसान को कुछ उचित मूल्य देते हैं उसका। गोबर एकत्रित होती है, गोबर सूखती है धूप में, उसके उपले बना लेते हैं और वो सूखता है। और सबके छत पे लगभग वो लोग के पास स्थान होता है, तो वो लोग उस पे जो है उपले को सुखा लेते हैं लोग। उसके बाद उस गोबर जो उपले हैं उनको एक मशीन है, उसमें वो लोग पीस लेते हैं। को मिक्सिंग करने का और सब करने के लिए एक मशीन लगाया हुआ है, तो उस मशीन में उनको जो है मिक्सिंग कर लेते हैं, उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो लोग परिवर्तित कर देते हैं और तेल लगा के उसको उसी सांचा से हम लोग निकालते हैं, तो वो दिया का आकार ले लेता है। अगर गणेश लक्ष्मी माता का मूर्ति बनाना है तो उसी हिसाब से उसका कुछ कंपोजिशन है, वो अपने हिसाब से वो लोग करते हैं, उनको बताया हुआ है, ट्रेनिंग दिलाया हुआ है संगठन के द्वारा। तो अगर गणेश लक्ष्मी का मूर्ति बनाना है तो उस हिसाब से वो लोग बनाते हैं। इसी के साथ साथ अगर उनको, जैसे आप अभी धूपबत्ती देख रहे हैं, धूपबत्ती का जो स्टैंड है उसको बनाने के लिए उनका अलग फॉर्मूला है, लेकिन सब बनता वैसा ही है, सांचा में बनता है, हल्का सा तेल लगा के उसपे हम लोग वो सांचा निकल जाता है। और सांचा जो है उसको नॉर्मली हम लोग धूप में नहीं रखते हैं प्रारंभ में। प्रारंभ में हम लोग जो है घर जो रहता है उसमें उसको रखते हैं, प्रयास करते हैं कि फ्लोर जो है वो प्लेन रहे ताकि उसका जो शेप है वो बिगड़े नहीं, और उसको हम लोग रखते हैं नीचे। इसके बाद जब वो थोड़ा सा सूख जाता है तो हम लोग उसको धूप में ले जाते हैं। प्रारंभ में धूप में इसलिए नहीं ले जाते क्योंकि वो फट सकता है, उसमें क्रैक्स आ सकती है, इसलिए उसको फिर बाद में हम लोग जब एक आकार ले लेता है तो धूप में सुखाते हैं और सूख जाने का तो ये कार्य है। और जैसे धूप बत्ती बनता है तो उसका भी अपना प्रोसेस है। धूप बत्ती हम आपको कह सकते हैं कि हम लोग जो बनवा रहे हैं सबरी बस्ती में वो सबसे शुद्ध बनवा रहे हैं, उसमें कोई भी कार्बन इमिशन नहीं होता है, उसमें जो है आपको चारकोल का प्रयोग नहीं होता है, शुद्ध गोबर है। गोबर के साथ भीमसेनी कपूर का प्रयोग करते हैं, शुद्ध जो शुद्ध आता है उस जिसको आप खा भी सकते हैं, ऐसा कपूर का प्रयोग होता है, सिंथेटिक कपूर नहीं है। उसमें गूगल है ना, उसमें अश्वगंधा है, उसमें मुलेठी है और एक दो उसमें प्राकृतिक औषधियां है। जो घर में जलेगा तो वो वातावरण शुद्ध होगा, ऐसा हम लोग बनवाते हैं वहां पे। और बन जाने के बाद हमारी बहनें उसको जब बना देती है, दिया रंग हो जाता है, मूर्ति रंग हो जाता है, कुछ मांगलिक चिन्ह है जैसे ओम शुभ लाभ जो हम लोग स्टिकर लगाते हैं, वो स्टिकर चाइना से आता है। विशेष तौर पे जो स्टिकर होता है वो आजकल चाइना से अधिकतर आता है, लेकिन हम यहाँ पे गोबर से बनवाते हैं। गोबर से जब बनवाते हैं तो वो घर पे लगता है और वो सबसे शुद्ध है, क्योंकि गौ माता के गोबर से और शुद्ध क्या है? गणेश लक्ष्मी का हम लोग मूर्ति बनाते हैं, गौ माता से ज्यादा और क्या शुद्ध है? तो ये हम लोग करते हैं। जोहार दीदी। जोहार। आप एकल गौग्राम योजना से कैसे जुड़े? हम लोग एकल गोग्राम योजना से
पंचायत भवन गए थे हम लोग, 10 से 12 लेडीज गए थे। हम्म। तो हम लोग गए थे दूसरा काम के लिए, लेकिन वहाँ पर जब ये सब काम का बात करने लगे ना, तुषार भैया आए थे वहाँ पर। दी, कभी आपने ये सोचा था क्या कि गोबर भी एक माध्यम बन सकता है आपकी कमाई का? नहीं, कभी हम लोग नहीं सोचे थे कि गोबर बन सकता है। जानते थे कि गोबर का हम लोग सिर्फ गोईठा बनाएंगे और चूल्हा जलाएंगे उसके और घर पुताई करेंगे, उसके बाद वो तो कुछ सोचे नहीं कि हम लोग ऐसा कुछ करेंगे। ना, अब नहीं मानेंगे कि उसको करना ही पड़ेगा। आप लोग को एक सोर्स मिला कि नहीं इसके द्वारा आप लोग कमा सकते हैं, और गोबर मतलब जो एक मतलब कि गोबर में विकास चीज है, पर उससे आपको एक कमाई का माध्यम मिल रहा है, जिससे आप कुछ बना के बेच के आप अपने घर में उससे कुछ अर्न करके आप ये कर सकते हैं। वही चीज तो हम लोग सोचे थे ना कि हम लोग को सबसे पहला कि गोबर से हम लोग को बनाने मिल रहा है। हम लोग गोबर से कभी सुने भी नहीं, कभी जाने भी नहीं, लेकिन आज पता चला कि गोबर से दिया भी बन रहा है, अगरबत्ती भी बन रहा है। तो हम लोग ये सब सुने, जब वही जगह हम लोग मालूम ये सब चीज नहीं थे, जब पता चला हम लोग को, तो हम लोग वही जगह उसी जगह में डिसाइड किए कि हम लोग को ये चीज करना है। तो हम लोग भी बात की, हम लोग सब की उसे। फिर जब हम लोग को ट्रेनिंग देने आए भैया लोग, तो फिर भैया लोग बताए ऐसे ऐसे करना है। 3 दिन का तो ट्रेनिंग था। 3 दिन के बाद तो फिर हम लोग सब कोई लग गए बनाने में। तो आपका क्या एक मैसेज है औरतों के लिए जो अभी कुछ नहीं करती है पर डरती है कुछ करने से? उन लोग को आप क्या मैसेज देना चाहिए कि नहीं ये चीज करना चाहिए? करना चाहिए, हाँ, मेरा कहना यही है कि ये सब करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप आगे बढ़ के कुछ करिएगा नहीं तो कोई आपका पीछे खड़ा नहीं रहेगा। आगे बढ़िएगा, एक आगे बढ़ना है तो 10 पीछे खड़ा होगा, लेकिन जब तक आप आगे नहीं बढ़िएगा तो कोई आपका पीछे खड़ा नहीं होगा, कोई आपका साथ लेना ही चाहेगा। इसलिए हरदम हर महिला को मेरा यही संदेश है कि लोग को आगे बढ़ना है तो बढ़ना है। आपका एकल परिवार और आपका पूरा काम, आपका पूरा संगठन का कार्य और उनकी कार्यशैली झारखंड को लेकर क्या सोचता है? कैसा झारखंड होना चाहिए आपके नजर में? शिक्षित होना चाहिए, संस्कारित होना चाहिए, स्वावलंबी होना चाहिए, स्वस्थ झारखंड होना चाहिए और साथ साथ जागृत झारखंड होना चाहिए। जो जागरण का कार्य है वो भी होना चाहिए। ये 5 हमारा ध्येय है, ऐसा झारखंड की कल्पना हम करते हैं।